तो आइए आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम हाइड्रोकार्बन की उस सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं जो सच कहें तो हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता को चला रही है, लेकिन अपने अंदर कई गहरे राज भी छिपाए हुए हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बुनियादी बातों से, फिर धीरे धीरे जटिलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। एकल आबंध वाले एल्केन, फिर एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी संरचना और नामकरण कैसे होता है, एरोमेटिक यौगिक क्या है, और आखिर में बात करेंगे इनके एक बहुत ही खतरनाक पहलू की, विषाक्तता और कैंसर के खतरे की। चलिए तो बिना देरी किए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, हाइड्रोकार्बन का एक त्वरित परिचय। अब जरा सोचिए, हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी, गाड़ियों में भरी जाने वाली सीएनजी और हमारे चारों तरफ मौजूद ये घरेलू प्लास्टिक, इन सब में आखिर क्या कॉमन है? कुछ पल के लिए इस पर विचार कीजिए। इसका जवाब एक बहुत ही बेसिक लेकिन जादुई केमिकल फैमिली में छिपा है। और वो जवाब है हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये ऐसे यौगिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बस ये दो तत्व। और मजे की बात देखिए, ये साधारण से दिखने वाले अणु सचमुच हमारी दुनिया को पावर दे रहे हैं। चाहे वो ईंधन हो या पॉलीमर, यही हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाली फैमिली। अब इस चीट शीट को ध्यान से देखिए। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि बॉन्ड्स की संख्या बढ़ने पर फॉर्मूले कैसे बदलते हैं। एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध होता है और इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। जैसे ही हम डबल बॉन्ड वाले एल्कीन या ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन की तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या उसी गणितीय अनुपात में कम होती जाती है। एकदम सटीक हिसाब है। तो इस एल्केन फैमिली की खासियत क्या है? ये पूरी तरह से संतृप्त यानी सैचुरेटेड होते हैं और इनकी संरचना खुली श्रृंखला वाली होती है। इसका सबसे पहला और मशहूर सदस्य है मीथेन, जो कोयले की खानों और दलदली इलाकों में प्राकृतिक रूप से मिलता है। और अगर हम मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां मीथाइल ग्रुप लगा दें, बूम, हमें ईथेन मिल जाता है। इनके परमाणुओं के बीच की दूरी भी बिल्कुल फिक्स्ड होती है, जैसे कार्बन-कार्बन आबंध की लंबाई 154 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन आबंध की 112 पिकोमीटर। अब जरा इस नंबर को देखिए, 109.5 डिग्री। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। VSEPR थ्योरी के मुताबिक मीथेन का जो 3D आकार होता है, वो एक टेट्राहीड्रल या समचतुष्फलक होता है। बीच में कार्बन और चारों कोनों पर हाइड्रोजन, और उनके बीच का ये एंगल बिल्कुल 109.5 डिग्री होता है। मतलब नेचर की अपनी एक परफेक्ट ज्योमेट्री है। चलिए अब सीढ़ी के अगले पायदान पर चलते हैं। खंड 3, एल्कीन और एल्काइन। ये दोनों असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैमिली से आते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जिसका पहला स्टेबल मेंबर इथीन है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी शुरुआत इथाइन से होती है। अब क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन के मुकाबले कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल की बात है, वो ये है कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन अपनी प्रकृति में अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। ये एक ऐसा यूनिक फीचर है जो इन्हें पूरी तरह से अलग श्रेणी में खड़ा कर देता है। अब आते हैं खंड 4 पर, समवयवता और IUPAC नामकरण। केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। कभी कभी एक जैसे परमाणु बिल्कुल अलग अलग तरीकों से जुड़े होते हैं। अब जरा इस ज्यामिति को देखिए। जब डबल बॉन्ड के एक ही तरफ एक जैसे ग्रुप मौजूद हों तो हम उसे समपक्ष यानी सिस कहते हैं। लेकिन अगर वही ग्रुप्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों तो वो विपक्ष या ट्रांस बन जाते हैं। ये सिर्फ देखने में अलग नहीं है, बल्कि जगह का ये जरा सा बदलाव इनके क्वथनांक जैसे भौतिक गुणों को पूरी तरह पलट कर रख देता है ना दिलचस्प? इतनी सारी वैरायटी को नाम देना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए केमिस्ट्स ने एक बहुत ही लॉजिकल रेसिपी बनाई है, जिसे IUPAC नामकरण कहते हैं। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढिए, फिर उसकी इस तरह नंबरिंग कीजिए कि जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स को सबसे छोटा नंबर मिले, और आखिर में उन ग्रुप्स की पहचान करके उनका स्थान बता दीजिए। बस हो गया नामकरण, एकदम साफ और व्यवस्थित। अब इन चेन में जो अलग अलग शाखाएं या ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें समझना भी जरूरी है।
अगर कोई कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है या किसी से भी नहीं जुड़ा तो वो प्राथमिक या 1 डिग्री है। अगर 2 से जुड़ा है तो द्वितीयक, 3 से जुड़ा है तो तृतीयक, और अगर चारों तरफ से कार्बन से घिरा है तो उसे चतुष्क या 4 डिग्री कहते हैं। यही ब्रांचेस ही तो अणुओं में इतनी सारी विविधता लेकर आती हैं। सीढ़ी के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। खंड 5, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या आप जानते हैं कि एरोमेटिक शब्द ग्रीक शब्द एरोमा से आया है, जिसका मतलब होता है सुगंध। शुरुआत में इन यौगिकों को इनकी बहुत ही तेज और खास महक से पहचाना जाता था। इन्हें एरीन भी कहते हैं और इनकी पहचान है इनका खास बेंजीन रिंग। अब ये होते तो बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन रेजोनेंस यानी अनुनाद के कारण ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में गजब के स्टेबल होते हैं। अब ये देखिए, ये बेंजीन रिंग काम कैसे करती है। रिंग पर पहले से बैठा हुआ कोई ग्रुप ये तय करता है कि अगला आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा। ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेटा ग्रुप्स इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर चलने वाले बहुत ही शानदार कंट्रोल सिस्टम है। और अब खंड 6। आइए यहाँ थोड़ा रुकते हैं। कहानी यहाँ थोड़ी डरावनी हो जाती है। विषाक्तता और कैंसर का खतरा। जरा सोचिए, जो केमिकल्स हमारी गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, हमारे उद्योगों को चला रहे हैं, क्या वही हमारे स्वास्थ्य के लिए एक मौन खतरा बन सकते हैं? दुर्भाग्य से विज्ञान हमें बताता है कि इन रसायनों का एक बहुत ही डार्क साइड है, जिसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं बहुनाभिकीय यानी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की। जब 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं तो वो अत्यधिक जहरीली हो जाती हैं। ये बनते कैसे हैं? जब तंबाकू, कोयला या पेट्रोलियम पूरी तरह से नहीं जल पाते, यानी उनका अपूर्ण दहन होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमारी बॉडी में घुसकर केमिकल रिएक्शन करके सीधे हमारे डीएनए पर हमला करते हैं, और यही सेल्यूलर डैमेज सीधे तौर पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी की वजह बनता है। तो अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ हाइड्रोकार्बन के बिना हमारा आधुनिक विकास लगभग नामुमकिन है, और दूसरी तरफ इनके अपूर्ण दहन से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इतने गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। तो फिर हम ये बैलेंस कैसे बनाएं? ऊर्जा की ज़रूरत और इंसानी जान की सुरक्षा के बीच का ये रास्ता कैसे निकले? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।